जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 2 का सेशन नंबर 3। तो चलिए आज की पहली सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए मगध साम्राज्य हम लोग को पढ़ना था। मगध सम्राट हम बताए थे कि वैदिक सभ्यता में पिछले वाले क्लास में बता चुके थे। तो वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग था वैदिक सभ्यता का ऋग वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? ऋग वैदिक सभ्यता। और दूसरा था उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी था। 1000 बीसी था। और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1000 बीसी से 600 बीसी था। यह था वैदिक सभ्यता का समय काल। वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है वो ऋग वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक सभ्यता की जो है वो तीनों वेद से मिलती है। तीनों वेद कहें तो साम वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैदिक सभ्यता के समय में ही भारत में बहुत सारा विकासशील प्रोग्राम बना, जिसका में पहला चला बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उसी समय जैन धर्म का प्रसार हुआ। उसी समय लोहा का आविष्कार हुआ। उसी समय 16 महाजनपद का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के समय भारत इतना विकसित कर रहा था कि भारत में नए नए धर्म का उदय हो रहा था, जिसमें 2 धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म कहा गया। उसी समय लोहा का आविष्कार हुआ और लोहा का जब आविष्कार हुआ तो इसी से औजार बनाया गया, हथियार बनाया गया, जो पहले के राजा महाराजा लोग युद्ध में इसी लोहा के हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। वैदिक सभ्यता के समय में ही 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन महाजनपद था? मगध महाजनपद था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे विशाल और सबसे विस्तृत और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन जनपद? मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद में जो पहला जो राजवंश था उसको उस राजवंश का नाम था हर्यक राजवंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार। हर्यक राजवंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार के बेटा के नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा के नाम था उदयन। तो 16 महाजनपदों में जो पहला जो राजवंश है उसको हम लोग को पढ़ना है। महाजनपदों की जो पहला राजवंश है उसको बारे में पढ़ना है, जिसका वंश का नाम है हर्यक वंश और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। चलिए बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बिंबिसार के बारे में आज का सेशन में चलिएगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंबिसार ने सबसे पहले गिरिब्रिज को अपना राजधानी बनाया और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर्यक वंश का जो पहला राजा, हर्यक वंश का पहला राजा जिसको नाम था बिंबिसार, बिंबिसार जैसे ही मगध का राजा बनता है, बिंबिसार जैसे ही मगध का राजा बनता है, यानी मगध का सम्राट बनता है, तो अपनी पहली जो राजधानी है, अपनी पहली राजधानी वो राजधानी राजगृह को बनाता है। किसको बनाता है? राजगृह को। और राजगृह को पुराना नाम इसी को गिरिब्रिज कहा जाता है। गिरिब्रिज या इसी को अभी वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। गिरिब्रिज राजगीर या राजगृह था। तब बिंबिसार अपनी पहली जो राजधानी था वो गिरिब्रिज को बनाया था। कहीं कहीं गिरिब्रिज को ही राजगृह देगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा है कि कौशल राज की पुत्री कौशल देवी लिच्छवी शासक चेतन की पुत्री चेलना एवं मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ बिंबिसार ने विवाह किया। पहले के राजा जो था वो एक नहीं बल्कि कई विवाह
करता था। विवाह करने का बहुत सारा विवाह करने का रीजन ये था, वो अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था, वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को मजबूत करना चाहता था। इसलिए पहले के शासकों ने विवाह करता था, जिसको वैवाहिक संबंध कह सकते हैं, कि अपने राज्य को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। वैवाहिक संबंध स्थापित करता था पहले का राजा विवाह करके। दूसरा है, आगे चलते हैं, कहता है कि बिंबिसार की हत्या उसके ही बेटा अजातशत्रु ने कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा। अब मगध साम्राज्य, ध्यान से समझिएगा, मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला जो राजा था उसको नाम था बिंबिसार। बिंबिसार शादी पर शादी करते जा रहा था, उसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का विवाह नहीं कर रहा था, अब बिंबिसार अपने ही विवाह करके अपने साम्राज्य को फैलाया जा रहा था, अपने साम्राज्य को विस्तार किए जा रहा था। अजातशत्रु को लगा कि बुढ़ौती में हमारा बाप शादी कर रहा है तो मेरा शादी कब करेगा, इसलिए बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने अपने ही बाप को, यानी अपने ही बाप को क्या किया, मार दिया, अपने ही बाप को हत्या किया और अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अब अजातशत्रु का बेटा के नाम था, उसको नाम था उदयन। देखिए, बिंबिसार को कौन मारा, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कौन मारा, उदयन। अब हर्यक वंश का जो सबसे कमजोर शासक था उसको नाम था नागदशक। नागदशक के सेनापति के नाम था शिशुनाग। अब नागदशक इतना नालायक था, इतना नालायक ससुरा था कि नागदशक का सारा काम शिशुनाग करता था। शिशुनाग को सोए सोए रात में एक सपना आया, एक सोचा कि साला सारा काम तो हम ही करते हैं, ये तो राजा बेकार का है, साला के मार देते हैं। शिशुनाग किया कि नागदशक को मार दिया, और नागदशक को मारने के बाद हर्यक वंश को समाप्त किया, एक नया राजवंश स्थापित किया। उस राजवंश को कहा गया शिशुनाग वंश। जिस व्यक्ति का नाम था नागदशक के सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने ही नाम पर एक नया राजवंश बनाया जिसको कहा गया शिशुनाग वंश। चलिए आगे चलते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके बेटा अजातशत्रु ने कर दिया। आते हैं अजातशत्रु के पास। बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए कि बिंबिसार अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो अब चलते हैं अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु का जो समय था, जो शासन काल था, वो देख, अजातशत्रु भी हर्यक वंश का ही राजा था। अजातशत्रु का जो शासन काल था वो 491 बीसी से 459 बीसी तक था। बीसी का मतलब होता है बैक सेंचुरी। कहने का मतलब क्या हुआ कि बैक सेंचुरी कहने का मतलब हुआ बीसी का मतलब होता है बैक सेंचुरी, मतलब कि पहले अभी जो था, जैसे मान लो कि 25, 26 के बाद 27 आएगा, बैक सेंचुरी में आगे नहीं चलता था। बैक सेंचुरी में ईस्वी जो है वो पीछे की ओर चलता था। चलिए, अजातशत्रु अपने ही पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। अब हत्या कब किया, 491 ईस्वी में। कब किया, 491 ईस्वी में। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने ही बाप यानी कि बिंबिसार की हत्या करके 491 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठता है और शासन चलाता है। अगला है, अजातशत्रु ने वजी संघ को, वाजी नहीं है तो वजी है, वजी संघ में फूट डालकर वजी संघ को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें इस युद्ध में रथ, मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। अब याद कीजिएगा ध्यान से, पिछले वाले क्लास में हम क्या बताए थे, पिछले वाले क्लास में हम बताए थे कि अजातशत्रु का जो मंत्री था वो मंत्री का नाम था वर्षकार को अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास भेजा था उपदेश लेने के लिए, आदेश लेने के लिए। गौतम बुद्ध का सेनापति या मंत्री का नाम था वर्षकार जब गौतम बुद्ध के पास गया था राय लेने, आदेश लेने कि हमको वजी संघ को जीतना है, तो गौतम बुद्ध ने एक उपाय बताया था।
गौतम बुद्ध ने कहा कि वजी के संग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वजी को हराना बहुत मुश्किल है। वजी को तभी हराया जा सकता है, वजी को तभी हराया जा सकता है जब वजी के लोगों को आपस में मतभेद हो जाए, आपस में लड़ जाए वो सब, तभी आप वजी संघ को हरा सकते हैं, वजी संघ को हरा सकते हैं। तो वर्षकार ने क्या किया था कि वजी संघ के लोगों में फूट डाला। अब फूट डालने के बाद अजात शत्रु वजी संघ को हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद वजी भी था। 16 महाजनपद में एक क्या था, वजी भी था, जिसको वजी संघ कहा जाता था। वजी महाजनपद को हराया। वजी महाजनपद को हराने के बाद मगध साम्राज्य में उसको मिला लिया। अजात शत्रु वजी संघ में फूट डाला, उसको हराया। लेकिन एक बात कहे कि इसमें अजात शत्रु वजी को हराने के लिए, यानी कि वजी को जीतने के लिए 2 प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया था। एक को किया था रथ मूसल। रथ मूसल के मतलब कि एक गोलाकार होता था, तलवार की जैसा होता था, ये इस प्रकार का होता था। ये रथ के आगे लगा दिया जाता था, रथ के आगे, और ये नाचते रहता था, ये नाचित रहता था, ये एक घूमते रहता था बहुत स्पीड में और आगे चलता था। आगे जो भी व्यक्ति इसके सामने आता था उसके गर्दन कट जाता था। अब अजात शत्रु रथ मूसल, इसको नाम क्या दिया गया, रथ मूसल। रथ मूसल ये तलवार था, ये नाचते रहता था, इसे घूमते रहता था। जो भी व्यक्ति इस तलवार के, इस रथ मूसल के सामने आता था उसका गर्दन सीधे कट जाता था। कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए रथ मूसल का इस्तेमाल किया गया। अब एक था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक क्या था कि एक इस प्रकार का लॉटरी होता था, एक मशीन होता था, यहां पर एक पत्थर रखा जाता था। महाशिला का मतलब बहुत बड़ा, महा का मतलब बहुत बड़ा, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। बहुत बड़ा एक पत्थर रखा जाता था और उसको मशीन से यहां से छोड़ा जाता था। और ये पत्थर जब आसमान में जाता था तो इसको कोई कॉटन कपड़ा से, सूती कपड़ा से उसको तेल में भिगो करके इसके साथ उसको फेंका जाता था। और उसके बाद फिर तीर धनुष को ओकरा में आग जलाया जाता था। अब एक पत्थर कपड़ा को ले जाकर के जहां पर दुश्मनों का जो सेना होता था उस सेना को ऊपर जाकर वो गिर जाता था, और सेना पर गिरने के बाद ओकरा में आग जलाता था, सारा सेना जल करके उसी में मर जाता था। आप लोग बाहुबली देखे हैं फिल्म, बाहुबली फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया था, दोनों का, रथ मूसल और महाशिला कंटक, दोनों का इस्तेमाल कहां किया गया था, बाहुबली मूवी में इसका इस्तेमाल किया गया था। आगे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके भस्म पर अजात शत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति यहीं पर आयोजित किया गया था 483 ईसा पूर्व में। जब गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो उनके भस्म का मतलब होता, उनके जो लाश के जो जलाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था, उसके राख पर उसको एक स्तूप का निर्माण किया गया। ये स्तूप कहाँ है, ये राजगीर में है। राजगीर का जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध के अस्थियां पर बनाया गया है। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ये राजगीर में हुआ था। एक वो हम ट्रिक आप लोग को बताए थे ना, राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये 4 ट्रिक था, तो चारों ट्रिक से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए, अजात शत्रु का बेटा का नाम था, अजात शत्रु का बेटा का नाम क्या था, उदयन। और उदयन ने अपने ही बाप एमन के अजात शत्रु को हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठता है। और मगध की गद्दी पर बैठने के बाद ये उदयन नाम है इसका, उदयन नाम है। उदयन 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा। इसने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। जैसे पहला मगध साम्राज्य का पहला जो राजवंश है जिसको नाम है हर्यक राजवंश, और हर्यक राजवंश को ही पितृहंत्या, हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंत्या वंश, पितृहंत्या वंश। अब पितृहंत्या वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर्यक वंश का प्रत्येक राजा क्या किया कि अपने ही बाप को मार करके क्या बना, राजा बन गया। अब अपने ही बाप को मारकर राजा बना, इसलिए इस राजवंश को क्या कहा गया, पितृहंत्या राजवंश। पितृ का मतलब क्या होता है, पिता, और हंत्या का मतलब हत्या करना, यानी अपने ही बाप को हत्या करके जो राजा बना उसको क्या कहा गया, पितृहंत्या।
तब हर्यक वंश को तो पितृहंत्या कहा गया, लेकिन पितृहंत्या शासक पहला कौन था? अजातशत्रु, क्योंकि सबसे पहले बाप का हत्या करना कौन शुरू किया? अजातशत्रु। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ससुर अपने बाप को मारा, अजातशत्रु अपन बाप को मारा, एकर बेटा एकरा मार दिया। कोई गलती किया? कोई गलती नहीं। तुम लोग ऐसा ना करना, ससुराल जाने के बाद हाँ ओखली में तो हाँ हमको पता है, हमको पता है कि ससुराल जाइएगा तो ससुर को ओखली में रख के मारिएगा। बोलो कपार, ओखली में कपार रख करके आप लोग मारिएगा, समझे? यही होने वाला है। तो आप लोग सब पढ़िए और समझदार बनिए। और कोई मारे या ना मारे, ये जरूर मरता था। चलिए, पाटलिपुत्र कहाँ था? पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं पुनपुन नदियों के संगम पर एक नगर बसाया जिसे पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना गया, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर बनाया। कौन पुत्र? पाटलिपुत्र नगर कौन बसाया? उदयन ने बसाया। क्या कर रहे हैं आप लोग? बाहर जाइए, बोलो बाहर जाइए। पाटलिपुत्र नगर बसाया। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर एक बसा हुआ है जिसे पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता है। और उदयन ने इसी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पहले का राजा महाराजा क्या करता था ना, कि पहले के राजा महाराजा अपनी जो राजधानी जो था वो ऐसे सुरक्षित जगह पर बनाया जाता था जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, जो दूसरे देश का राजा उस पर आकर आक्रमण नहीं कर सके। अगला, हर्यक वंश का अंतिम और कमजोर शासक नागदशक था। बताए थे कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। और सबसे कमजोर शासक नागदशक। और नागदशक का सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग। अब शिशुनाग सोचा कि सेनापति तो हम है, ये तो नालायक है, और नालायक होते हुए कोई काम करता नहीं था। तो शिशुनाग को लगा कि जब सारा काम हम ही कर रहे हैं तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि अपने राजा को मारने के बाद राजा हम ही बन जाते हैं। और अपने ही राजा बना और हर्यक वंश को समाप्त किया, और शिशुनाग अपने ही नाम पर एक नया राजवंश का स्थापना किया जिसको कहा गया शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश। और मगध की गद्दी पर बैठने वाला जो दूसरा राजवंश था उसको नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। कैसे था? नागदशक कैसे था जी? चलिए, ये है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 412 बीसी से 344 बीसी तक शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक को शिशुनाग ने हराया और शिशुनाग वंश का स्थापना किया। यानी कि नागदशक की मृत्यु कब हो गया? 412 में। और 412 में एक नया राजवंश का स्थापना हुआ जिसको कहा गया शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग बना। कौन बना? शिशुनाग बना। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसका पुत्र कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक मतलब जानते हैं? कालाशोक इसलिए कहा गया इसको कालाशोक, कौआ जैसा करिया था ससुराई, एकदम कौआ के कलर के था, कौआ के रंग के था। कौआ कैसन होता है, इसलिए इसको का नाम की दिया गया? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईसा। किसके समय में? कालाशोक के समय में। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति का कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। पहला राजगिरी 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। चलिए, आगे चलते हैं नंद वंश। नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से 344 बीसी से 323 बीसी तक। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश का स्थापना किया।
अब शिशुनाग वंश का समाप्त किया कौन? महापद्मनंद। अब महापद्मनंद ने एक नया राजवंश स्थापना किया जिसको नाम क्या दिया गया? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम राजा धनानंद था, जिसने अपने राज को बहुत विस्तार किया था। वही धनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य की मां को अपहरण किया था और शादी के लिए जबरदस्ती करता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मां शादी से जब इनकार कर दिया तो उसको कहाँ गया? कारागाह में डाल, कारागाह मतलब जानते हैं ना, जेल में डाल दिया। चलिए, धनानंद के समय में ही यूनान का राजा सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया था। अब यूनान का राजा कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। इसको कहा जाता सिकंदर महान, जो सारी दुनिया को जीत कर आया था। सारी दुनिया तो नहीं जीता था, लेकिन उस समय जितना देश का खोज हो चुका था ना, उसको जीत लिया था। सिकंदर के ही सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और याद कीजिए, सेल्यूकस निकेटर की ही बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। कौन ने लिया? कार्नेलिया। अब यही कार्नेलिया से विवाह कौन किया? चंद्रगुप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सिकंदर के बार बार आक्रमण से नंद वंश कमजोर हो गया, जिसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और धनानंद को मार दिया। अब बार बार सिकंदर आक्रमण कर रहा था, किस पर? मगध पर। अब बार बार आक्रमण से कमजोर होगा। जैसे बार बार आक्रमण से कमजोर तो होगा ना, सेना मराएगा, खर्चा तो होता है ना, तो सारा खजाना धीरे 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 क्या हो गया? समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य इसका फायदा उठाया और चंद्रगुप्त को मदद कौन कर रहा था? कौटिल्य। इसे वो कहा जाता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है। इसी को चाणक्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया। अब एक चंद्रगुप्त एक नया राजवंश का स्थापना किया जिसे कहा गया मौर्य वंश। चलिए आगे चलते हैं। मगध महाजनपद की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषता है देखिए। हाँ ठीक है भाई। इसको क्या हो गया ना, हैंग करता है ना। मगध महाजनपद की कुछ विशेषता एवं उत्थान के कारण। पहला, सुरक्षित भौगोलिक स्थिति। जैसे बोले ना कि मगध साम्राज्य का जो राजा था ना, या कोई भी राजा अपनी राजधानी उस जगह पर बनाता था जो चारों तरफ से सुरक्षित होता था, सुरक्षित माना जाता था। मगध चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। उत्तर में गंगा नदी था और पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। अब बताइए ना, ये सब नदियां बरसाती नदी थोड़े है, किसी बरसात में ये पानी लेकर आता है। ये नदियां बहुत भयानक पानी तूफान लेकर आता है। तो सेना को लेकर के, घोड़ा हाथी को लेकर राजा अपने सेना को नदी के उस पार हो पाता हाथी और घोड़ा को लेकर, तब तक वो मारा जाता। इसलिए कोई राजा दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि गंगा, सोन और चंपा नदी जो है वो पाटलिपुत्र जो राजधानी जो था और राजगीर जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। मजबूत राजधानी में क्या है? तो मगध की दो प्रमुख राजधानियां थी। पहला कौन था? राजगीर। क्या था? राजगीर। क्यों मगध अभी तक जितना पढ़ा है वो में क्या बताएं कि मगध की कितने राजधानी, या तो पाटलिपुत्र बना या तो राजगीर बना। वैशाली भी बना था, लेकिन वैशाली को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। अब दो था, राजगीर या 5 पहाड़ों से घिरे होने के कारण यह सुरक्षित था। राजगीर अभी भी जाइएगा तो गोले गोले देखे खाली पहाड़ नजर आता है ना। दूसरा है पाटलिपुत्र, या गंगा, पुनपुन और सोन नदियों के संगम पर था, जिससे व्यापार करना और मजबूत हो गया था। यातायात करना बहुत आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि नदियों पर बसा हुआ था। शक्तिशाली राजा। अब प्रमुख राजा में से, मगध के सबसे प्रमुख राजा में से 2-3 राजा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कहा गया
पहला कौन है? पहला है बिंबिसार, पहला है बिंबिसार, फिर उसके बाद है अजातशत्रु, फिर है महापद्मनंद। तब मगध को मजबूत बनाने में इन राजाओं का महत्वपूर्ण भूमिका था। बिंबिसार जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था ना, अपने राज को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाया, ये भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और ये भी किया, क्योंकि मगध का अधिकतर राजा विवाह इसलिए करता था ज्यादा, क्योंकि उसको अपने दूसरे राज्यों से कनेक्शन अच्छा रहे और दूसरे देश का राजा उस पर आक्रमण नहीं कर सके। तब बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद तीन राजा जो थे वो प्रमुख माने गए। लोहे का उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता। अब लोहे की उपलब्धता कहने का मतलब क्या है कि मगध साम्राज्य में ना, मगध साम्राज्य में लोहे की खदान पाया जाता था, लोहे की भंडार पाया गया। राजगीर के पास लोहे का बहुत बड़ा भंडार था, जिससे अच्छे हथियार और औजार बनाए जाते थे। अब बताओ, जहां पर लोहा रहेगा ही तो उस देश का राजा अपना हथियार स्वयं बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो राजगीर के पास काची का भंडार था? लोहा का भंडार था। आगे है उपजाऊ भूमि और अच्छी खेती। अब मगध जो है वो नदियों के संगम पर बसा था। जो दियारा क्षेत्र जो होता है ना, नदियों के द्वारा लाकर बहाई गई मिट्टियां वो अक्सर उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के कारण वहां फसलें क्या बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी फसलें होती थी। उपजाऊ भूमि कहता है कि मगध की धरती बहुत उपजाऊ थी, जिससे यहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी, जिससे फसल अच्छी होने लगी। अब उपजाऊ मिट्टी होगा तब फसल तो अच्छा होगा ना, फसल अच्छी होने लगी, व्यापार बढ़ गया। अब ज्यादा फसल हो गया तब व्यापार भी अनाज को बेचने भी लगे, राजकीय आय में बढ़ गई, मतलब राजा का कर भी ज्यादा मात्रा में जाने लगा और सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। सिक्कों का प्रचलन का मतलब कि सिक्का, रुपया, पैसा का महत्व उस समय बढ़ गया। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का कैसा लगा? कैसा? बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ रोइए भी और पढ़ाई भी।